आज हमें तकलीफ पहुंचा है तभी हम यहाँ पर है। ये बताओ, बस्तर के 12 विधायक, सांसद, कोंडागांव विधायक, पूर्व मंत्री इस मंच पे आए, हमारी आवाज उठाए नहीं। जब उनका भत्ता होता है, जब उनका भत्ता कम पड़ता है, तनख्वाह बढ़ाना होता है, जब विधानसभा में, केंद्र में वो अपनी बात रखते हैं कि नहीं, बताइए। हमारे जो गांव के बच्चे होते हैं, स्कूल में जो पढ़े सो पढ़े, उसके बाद ना उनको घर में पढ़ाई का माहौल मिलता है, ना उनको कोई कोचिंग की सुविधा है, ना बाहर आने जाने की सुविधा है। अब यहाँ के बच्चे अगर रायपुर जाकर पढ़ना चाहे तो कैसे जाएंगे? गरीब घर के बच्चे, एक तो उनकी घर की जिम्मेदारी होती है। फिर से नई वीडियो में स्वागत है गाइस। तो आज मैं आ गया हूँ कोंडागांव में, जो कि धरना प्रदर्शन, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में गाइस। तो यहाँ का सीन दिखलाऊंगा कैसा है और कैसा रहेगा, चलो देखते हैं आगे का। इधर देन भाई बहुत दिन के बाद मिला गाइस भाई को। आज का मुद्दा है कि यहाँ जो लोकल लोग हैं उनको नौकरियों में प्रथम उनको वरिष्ठता दिया जाए, यानी पहले भर्ती उनको लिया जाए। अगर हम लोग नहीं समझेंगे इस बात को तो हम लोग हमेशा के लिए पिछड़ जाएंगे। 3-4 साल के बाद अभी इतनी सारी वैकेंसियां निकली हैं हर डिपार्ट के लिए, चाहे वो नर्सिंग में हो, वन रक्षक का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, और कई डिपार्ट में चपरासी भर्ती, पोस्ट ऑफिस में भर्ती, और इतने सारे साल बाद अगर इतनी सारी वैकेंसियां निकली हैं और उसमें हमारे यहाँ के लोगों को अगर नौकरी नहीं मिली और बाहर के लोग आकर अगर नौकरी में आसीन हो जाते हैं तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे शुरू से अनुसूचित क्षेत्र में हैं, हर चीज में पिछड़े हुए हैं। अगर हमारे बच्चे जो पिछड़े हुए हैं उसका कारण हम जानेंगे तो उसका समाधान निकालेंगे। क्यों हमारे बच्चे जो है बाहर के लोगों के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते? ये बात सही है कि यहाँ के लोकल लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, लेकिन नौकरी के पीछे, नौकरी का सीधा सीधा जो संबंध होता है वो शिक्षा से होता है। अगर शिक्षा, हम लोगों को शिक्षा बेहतर मिले, हमारे बस्तर के लोगों को, हमारे जिला के बच्चों को शिक्षा बेहतर मिले तो हमें किसी से मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। हमारे बच्चों में वो गुण है कि वो कंपटीशन में टॉप करके भी अपनी नौकरी हासिल कर सकते हैं। कहने को शिक्षा, स्कूल सब जगह है, लेकिन पढ़ाई का स्तर वैसा नहीं है कि हमारे बच्चे जो है बाहर के लोगों के साथ कंपटीशन कर सके। गांव में अभी भी हम घरों में जाके देखें, अभी मैंने सर्वे ड्यूटी किया, एक-एक घर में जाके एक-एक व्यक्ति के बारे में, हर बच्चे के बारे में जानकारी हासिल किया। मेरे को लगा कि अभी हम लोग, बस्तर के लोग अभी भी बहुत पीछे हैं। जब मैंने लोगों के घर में जाके देखा सर्वे के दौरान, तो मैंने देखा कि जो बच्चे हैं 8वीं 10वीं पढ़ के छोड़ देते हैं। ज्यादा से ज्यादा कोई 12वीं पढ़ लिया, 12वीं के बाद आगे पढ़ने का कोई सोच ही नहीं सकता। पूरे गांव में 1 या 2 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कॉलेज में पढ़ते हैं, बाकी बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? क्यों हमारे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं? अगर पढ़ाई ही छोड़ देंगे तो आगे कंपटीशन कैसे कर पाएंगे? तो हमारे बच्चों को पढ़ने का जो बेहतर सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। शहरों में आप जाके देखिए, बच्चे एक तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, दूसरा उनको कोचिंग की सुविधा होती है। हमारे जो गांव के बच्चे होते हैं, स्कूल में जो पढ़े सो पढ़े, उसके बाद ना उनको घर में पढ़ाई का माहौल मिलता है, ना उनको कोई कोचिंग की सुविधा है, ना बाहर आने जाने की सुविधा है। अब यहाँ के बच्चे अगर रायपुर जाकर पढ़ना चाहे तो कैसे जाएंगे? गरीब घर के बच्चे, एक तो उनकी घर की जिम्मेदारी होती है। मैं एक कहानी सुनाती हूँ। जब मैं स्कूल में थी तो एक छोटा बच्चा जो 8th क्लास में पढ़ता था, मैं उसको बोली कि तू रोज स्कूल क्यों नहीं आता? तो वो बच्चा बोला, मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे पिताजी नहीं है, मैं अपने दादा के साथ सुबह गोदी खोदने जाता हूँ। सोचिए 7-8 का बच्चा सुबह 5 बजे उठ के गोदी खोदने जाता है, वहां से आने के बाद नहा के तैयार होके खाना खा के स्कूल आता है। अब ऐसे छोटे छोटे बच्चे जिनके ऊपर बचपन से घर की जिम्मेदारी है, ये बच्चे बाहर जाके कैसे पढ़ेंगे? ये कहानी किसी एक घर की नहीं है, ऐसे हजारों घरों के हैं जहाँ पे बच्चे अपना घर चलाने के लिए काम भी करते हैं और स्कूल भी आते हैं। तो ऐसे बच्चों को अगर पढ़ने का व्यवस्था अगर सही ढंग से मिले तो ये बच्चे बहुत मेहनत करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जिले के बच्चों के
चाहिए। 12वीं के बाद जो बच्चे नीट की तैयारी करना चाहते हैं, जिनके पास पैसा है, वो तो रायपुर, बिलासपुर, भिलाई जाके या कहीं भी जाके वो कोचिंग कर सकते हैं। लेकिन कभी के पास ये सुविधा नहीं होती, पैसा नहीं होता, तो कोंडागांव जिले में भी बच्चों के कंपटीशन एग्जाम के लिए कोचिंग की सुविधा होनी चाहिए। नीट की तैयारी, इंजीनियरिंग की तैयारी, पीएससी की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी, इन सब जो कंपटीशन एग्जाम होता है उनकी तैयारी के लिए कोचिंग यहाँ खोला जाए ताकि हमारे बच्चे यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकें। क्यों आप लोग चाहते हो कि नहीं? युवा वर्ग बताओ कि कोचिंग मिले आप लोगों को यहाँ? कितने लोग चाहते हो युवा वर्ग की कोचिंग खुले यहाँ? सब लोग चाहते हो ना? तो इस चीज की मांग करो आप लोग कि हमारे जिला में भी कोचिंग सेंटर हो, हमारे जिले में भी बेहतर से बेहतर टीचर हमको पढ़ाने आए ताकि हमको अच्छी शिक्षा मिल सके। तो और आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे गांव के जो बच्चे होते हैं, पैसे की कमी के कारण, आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं और वो यहाँ कोंडागांव के जितने भी यहाँ पे हाईवे के आसपास जितने भी ज्वेलरी शॉप है, कपड़ा दुकान है, राशन दुकान है, जो बड़े बड़े दुकान यहाँ पे है, वहाँ जाके काम करते हैं। आप लोग भूल गए हो कि आप लोग यहाँ के मूल निवासी हो, आपका दुकान यहाँ होना चाहिए, आप यहाँ के मालिक होने चाहिए, आपके दुकान में बाहर वालों को आप काम दो, ऐसा आपको व्यवस्था करना चाहिए। लेकिन हमारे लोग अपना अधिकार दूसरों को दे देते हैं, दूसरे के घरों में नौकर का काम करते हैं, दुकान में। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस में बोल रही हूँ। हमारे समाज की जो बच्चियां हैं, यहाँ की SC ST बच्चियां हैं, ये सारे जो दुकान है वहाँ पे हमारे घर की बच्चियां, हमारे घर के बच्चे 8वीं 10वीं पढ़ के काम कर रहे हैं। तो आप लोग ये सब बंद करो और अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो ताकि आगे जाके आप लोग कुछ कर सको। थैंक यू सो मच। छत्तीसगढ़ में और जितने बस्तर के जितने 12 विधायक हैं, वो कान खोल के सुन ले, इस मन से बोल रहे हैं। मैं गर्व करता हूँ, एक SC समाज का मैं एक कार्यकर्ता हूँ और हमारे SC समाज के जो हमारे बाबा साहब है, पूरे दिन का विश्व भर में इनका नाम है, तो गर्व करता हूँ उस SC समाज का मैं एक समाज सेवा कार्यकर्ता हूँ। जब भी बस्तर में कभी भी हमारे OBC ST SC का कहीं भी ऐसा शोषण, ऐसा कुछ भी ऐसा होता है, तो हमारे जितने समाज के मुखिया है, हमेशा आदिवासी समाज हो, ST समाज हो या OBC समाज हो, समाज के मुखिया हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। इसके बाद जनसंख्या तो हमारी बहुत कम निकली है। आने वाले समय पे हम चाहते हैं कि जब 15 दिन का जो समय बीत जाए, OBC ST इतना जनसंख्या दिखाए जो देखने वाले रायपुर नहीं, पूरा केंद्र सरकार भी ये बोले ये इनकी लड़ाई है। सही कि नहीं बताइए? सही है ना? आज हमें तकलीफ पहुंचा है तभी हम यहाँ पर आए। ये बताओ, बस्तर के 12 विधायक, सांसद, कोंडागांव विधायक, पूर्व मंत्री इस मंच पे आए, हमारी आवाज उठाए? नहीं। जब उनका भत्ता होता है, जब उनका भत्ता कम होता है, तनख्वाह बढ़ाना होता है, जब विधानसभा में, केंद्र में वो अपनी बात रखते हैं कि नहीं? बताइए, रखते हैं ना बात अपनी? जब आप लोग की लड़ाई होती है तो फिर आप लोग खुद के पैसे से, अभी कितना चंदा करे, खुद के पैसे से कर रहे हैं। कोई नेता, विधायक, मंत्री दिया पैसा? नहीं दिया ना। खुद की लड़ाई के लिए हमें लड़ रहे हैं, लड़ेंगे नहीं। उनको सिर्फ वोट देने की राजनीति करना हो, या कांग्रेस हो या भाजपा हो, उनको बस AC में घूमना होता है, 5 स्टार में रहना होता है। उनके बच्चे जितने हैं ना, केंद्र में हो, UPC हो, सब बात करते हैं। हमारे लोग एक चपरासी की नौकरी के लिए लड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है कि नहीं? आज हमें अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ना पड़ रहा है। बोलना तो काफी मेरे को ज्यादा है, मगर मेरे बड़े बुजुर्ग या काफी लोग हैं। बोलिए, मैं तो एक छोटा सा समाज का कार्य करता हूँ, मैं तो भी सीख रहा हूँ, अभी मैं आगे चल जाओ सीखना चाहता हूँ। एक बार इस मंच में बोलना चाहता हूँ, कोंडागांव के जितने हमारे युवा बुजुर्ग जितने भाषा है, मैं कोंडागांव जिले में रहता हूँ। कभी भी किसी को किसी भी जरूरत में टाइम पड़े, 1 बजे 2 बजे किसी भी रात में जरूरत पड़ता है, या हॉस्पिटल ब्लड का हो या डिलीवरी के किसी महिला का हो, तो तत्काल मेरे को फोन कर सकते हैं आप। ठीक है? थैंक यू सो मच।
जितने लोग यहाँ पर जो बाहर से लोग आए हमारे समाज के ओबीसी एसटी जितने लोग यहाँ सहयोग किए हैं सबका इस समाज के माध्यम से आप सभी का दिल से आभार हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बस्तर। थैंक यू सो मच। बस्तर संभाग में स्थानीय आरक्षण लागू करो। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों में 100% स्थानीय भर्ती देना होगा। देना होगा। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के भर्तियों में 100% आरक्षण देना होगा। जिला स्तर के पदों पर बाहरी भर्ती नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। संभाग स्तर के भर्तियों पर बाहरी भर्ती नहीं चलेगी। अनुसूचित क्षेत्र में भर्ती अधिनियम लागू करो। अनुसूचित क्षेत्र में भर्ती अधिनियम लागू करो। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में इनर लाइन परमिट लागू करो। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में इनर लाइन परमिट लागू करो। पुनः आप सभी को बहुत बहुत सेवा जोहार। लड़ेंगे जीतेंगे। कैसे? ऐसे लड़के इतनी संख्या में हम जीतेंगे क्या है ये? यहाँ पे कौन सा सिस्टम चलता है? लोकतंत्र। और लोकतंत्र में किसकी सुनी जाती है? जनता की, बहुमत का सुना जाता है कि नहीं जाता है? आप सभी पढ़े लिखे हैं, युवा साथी हैं, कर्मचारी वर्ग के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जनप्रतिनिधि हैं। इतने दिनों से एक सप्ताह से यहाँ पे प्रचार प्रसार किया गया। क्या ये संख्या शोभनीय है? क्या ये जो संख्या है शोभनीय है? नहीं है। हमें बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसलिए हम उधर पीछे घूम रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद, इतना ज्वलंत मुद्दा है, फिर भी हमारी जो इतना निष्क्रियता, हमारे खासकर युवा साथियों में, अपने भविष्य को लेकर भी वो आज सजग नहीं है। उनके हितों के साथ, उनके अधिकारों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है, फिर भी किसी को जू तक नहीं रेंग रहा है। इससे साफ होता है, साफ पता चलता है। आज ही जाके देखिए, अभी करंट में जाके देखेंगे, पोस्ट ऑफिस में पूरा लंबा लाइन लगा होगा। किसका लाइन लगा होगा पोस्ट ऑफिस में? कॉमन सर्विस सेंटर में, पंजीयन कार्यालय में। किसका? कुछ बोलोगे? बेरोजगारों का। किस लिए? ताकि हम पंजीयन करवाएं, फॉर्म भरें, आवेदन करें और क्या करें? नौकरी करें ना। इसीलिए जब हमारे लिए जगह ही नहीं बचेगा, सीट ही नहीं बचेगा, तो हम कहाँ नौकरी करेंगे? आसमान में? फिर वो कोई सर बोल रहे थे, कहाँ जाएंगे? बोर खोदे बोल रहे थे ना, तमिलनाडु, हैदराबाद। वही नौकरी करने के लिए आप लोग पढ़ाई किए हैं? नहीं ना। तो फिर तो ये निष्क्रियता जो है हमारे भविष्य को एक दिन लेके डूबेगी, तब जाके हम सभी को होश में आएगा। ये जिम्मेदारी सिर्फ युवा वर्ग का नहीं है, हमारे सभी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, कर्मचारी वर्ग हैं, सियान सजन है, सभी की जिम्मेवारी है। ये जो संख्या है बहुत ही अशोभनीय है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र, जिसके आधार पे यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र लागू है, जिसको हम 5वीं अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 244 में यह अधिकार देता है और कहता है कि यहाँ पे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों का शासन, प्रशासन और नियंत्रण। क्या ये नियंत्रण हो रहा है? जब देश चलता है पूरे संविधान से, तो जब बस्तर की बात आती है या 5वीं अनुसूचित क्षेत्र की बात आती है, तो फिर यहाँ के साथ खिलवाड़ क्यों किया जाता है? भाई वो भी तो संवैधानिक अधिकार है, वो भी तो संविधान में लिखा हुआ है। फिर क्यों यहाँ के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, छेड़खानी किया जाता है? क्यों? ये सोचने वाली बात है। कहीं इसमें कहीं साजिश तो नहीं है? हो सकता है क्या? हो सकता है, साजिश हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों के जो अनुसूचित क्षेत्र है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, वो खटकता है, उनके पेट में दर्द होता है, पता नहीं किस बात को लेकर के। इस बात को सभी को सोचना पड़ेगा। और यहाँ पे स्थानीय भर्ती हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। आप सभी यहाँ पे बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हैं, माता पिता हैं, सभी अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए, अच्छा गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, कंपटीशन वाले उसमें पढ़ाते हैं।
क्यों? ताकि हमारे बच्चे नौकरी कर सके, अच्छा फाइट कर सके, क्योंकि हमारे पास वैसी सुविधा है नहीं। जब मैदानी क्षेत्र के लोग, सामान्य क्षेत्र के लोग 12वीं पास पढ़े किए होंगे, तब हमारे यहाँ बस्तर क्षेत्र के लोग पहली में भर्ती हुए होंगे कि नहीं? हुए होंगे कि नहीं? तो फिर उनके साथ हम कैसे बराबरी करेंगे? बराबरी करेंगे, इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब, हम कमजोर हैं, ये कतई नहीं है। कमजोर हैं क्या? नहीं है, लेकिन अवसर समय पे हमको एक समय पे नहीं लिया गया, नहीं मिला। एक लाइन पे हम नहीं खड़े हैं अभी। एक लाइन पे खड़े हैं क्या? नहीं है। हमको इसीलिए अवसर दिया गया, इसलिए आरक्षण है, ताकि हम एक लाइन पे खड़े हो जाएं। उसके बाद चाहे आपको जो करना है कर लेना, पहले हम उस लाइन में तो खड़े होने दीजिए। उस लाइन में नहीं है। समता और समानता की बात करते हैं, संविधान में उसके मूल प्रस्तावना में लिखा हुआ है समता और समानता। इसका मतलब कहां आ गया फिर? समता और समानता है। जब हम कोशिश करते हैं समानता को हासिल करने में, तो लोग तरह तरह के इस तरह के प्रपंच करके हमारे अधिकारों को छीनने का काम करते हैं। हमें शोषित वंचित रखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो ये सारे मुद्दे हैं। और दूसरा बात, यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र में जो ये चल रहा है, इससे और भी नुकसान है। जब बाहरी लोग आते हैं नौकरी पेशा करने, वो बाहरी लोग होते हैं, अदर लोग होते हैं। यहाँ के लोगों से, यहाँ के लोगों के भावनाओं से, यहाँ के बच्चों से कोई लगाव नहीं होता है। वो सिर्फ रोजी रोटी के लिए आते हैं, और आते हैं 1-2 साल नौकरी करते हैं और पुनः अपने गृह स्थान में, जिला में और राज्य में चले जाते हैं। फिर वो पद रिक्त हो जाता है, फिर से वैकेंसीज आती हैं, फिर बाहर के आते हैं। ये खेल चलते रहता है। क्या ऐसा होना चाहिए? फिर हम कहाँ जाएंगे? हम? आप लोग बिहार में जाके नौकरी कर पाओगे? यूपी में कर पाएंगे? मध्य प्रदेश में कर पाएंगे? कोई है क्या आपके पहचान में, आपके परिवार वाले? अब पूरे देख लो, पूरे बाहरी के लोग यहाँ पे भरे पड़े हैं। तो यहाँ पे समय का अभाव है, बोलने को तो बहुत कुछ है। आदरणीय जनों का यहाँ पर संकेत पहुंच गया है। तो सभी को एक बार मैं पुनः निवेदन करता हूं कि आप सब भले आज नहीं आए हैं, तो आगामी समय में जब भी इस मुद्दे को लेकर या अन्य मुद्दे को लेकर के ऐसा कोई आह्वान हो, तो अधिक से अधिक संख्या में आकर के हमारी जो मांग है, हमारी जो ज्वलंत मांग है, इसको सफल करने में आप सभी अपना सहभागिता निभाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बातों को सुने। सेवा जवाब। और यहाँ सर्व आदिवासी समाज का जिला अध्यक्ष हूँ। बताएंगे आज के धरना ज्ञापन के बारे में। आज का धरना प्रदर्शन सिर्फ एक सूत्री मांग है कि अभी राज्य शासन ने विज्ञापन निकाला है यहाँ तृतीय और चतुर्थ वर्ग शिक्षक भर्ती की, तो उसमें हाल छत्तीसगढ़ माने किसी भी जिला से आने का और भर्ती होने का आदेश जारी किए हैं। जबकि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, पेशा क्षेत्र है, पेशा क्षेत्र का कोई पालन नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ पेशा क्षेत्र में ग्राम सभा ताकतवर होता है। यहाँ के जो स्वशासन व्यवस्था है उसको नकारते हुए, संविधान को छेड़खानी करते हुए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी यहाँ पर आउटसोर्सिंग किया जा रहा है। इसको तत्काल निरस्त कर यहाँ स्थानीय बेरोजगारों को और युवाओं को रोजगार दें, उनका पेट न काटे। मेरा ये कहना के लिए हाईवे में आप लोग अभी बैठे थे सांकेतिक रूप से, तो क्या संदेश हाईवे में बैठे? देखिए, हाईवे में हमने नहीं बैठा है, हमने केवल रैली के रूप में गया है। तो ये उचित नहीं होगा हाईवे में बैठने का। मेरे तरफ से मैं उसको, आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति वही बता रहा हूँ। अगर 15 दिन के अंदर सरकार निर्णय नहीं लेती है, तो आगे पूरे प्रदेश स्तर से जो भी उधर से निर्देश मिलेगा, अभी भी अल्टीमेटम में है, 15 दिन के अंदर अगर कुछ नहीं होगा, निर्णय नहीं होगा, फैसला नहीं होगा, उस स्थिति में उग्र आंदोलन, तोड़फोड़ कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद।